हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सवाल विद राज। वैसे आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम लोग जानेंगे कि ये जो बीजेपी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जो कि हम कहते हैं द सो कॉल्ड कम्युनल पार्टी, ये हर बार हर एक इलेक्शंस जीतती कैसे है? हर बार तो नहीं बट काफी बार ज्यादातर इलेक्शंस ये बीजेपी जीतती है। ऐसा क्यों है? वैसे देखिए, हम सबको पता है कि बीजेपी थोड़ा हिंदुत्व पॉलिटिक्स करती है, थोड़ी कम्युनल है, थोड़ी इनके पास थोड़ा एक उग्र विचारधारा भी है, जो कि हमारे लिए अच्छा है नहीं। पर फिर भी लोगों को बीजेपी पर इतना भरोसा क्यों आता है? अगर हम ये कहें कि जो लोग बीजेपी को वोट देते हैं वो लोग सारे के सारे कम्युनल हैं, सारे के सारे चाहते हैं कि मुसलमान इस देश में ना रहे, तो ये गलत बात है। क्योंकि बीजेपी को सिर्फ इसलिए वोट नहीं मिलता कि वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का साथ देती है, बल्कि उसे इसलिए वोट मिलता है क्योंकि वो जो कहती है वो लोग भरोसा करते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि भैया ऐसा कैसे हो सकता है? एक पार्टी कुछ कहे और लोगों को उस पर कॉन्फिडेंस कैसे आ जाए? क्या ये बाकी पार्टियों के लिए नहीं होता? देखिए, होता है, बट बीजेपी के लिए कुछ एक्स्ट्रा काम करता है। बीजेपी अगर कोई वादा करती है तो लोगों को लगता है कि हाँ भाई, ये पॉलिटिकल पार्टी जो वादा करी है करके देगी। अगर कांग्रेस करेगी तो शायद वो वादा निभाती निभाती नहीं है, निभाएगी नहीं। तो टेक्निकली लोगों के मन में ये घुसा हुआ है, इंडियन लोगों के मन में, कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो भी कहती है वो करके दिखाती है। और इसी तरीके से बीजेपी का प्रचार भी होता है। अगर आप देखो, हम कहते हैं बीजेपी कम्युनल राजनीति करती है, हिंदुत्व राजनीति करती है। देखिए, वो तो एक साइड इसका है, पर आप ज्यादातर रैलियों में ये देखेंगे बीजेपी के बारे में वो लोग नेशनलिज्म के बारे में कहते हैं। नेशन नेशन ड्यूटी, नेशनलिज्म, नेशन प्राइड, इस चीज को ये लोग ज्यादा तवज्जो देते हैं, इंपॉर्टेंस भी देते हैं, आप कह सकते हैं। तो इसलिए आप देखो कि कहीं भी आप जाओ, बीजेपी की रैली उठा के देख लो, आपको ये लगेगा कि वो हमेशा डेवलपमेंट, एडुकेशन, गरीबों की सुरक्षा, उनकी रक्षा, इन सब चीजों को लेकर बातें करते हैं। वो कभी आपने देखा नहीं होगा कहीं मंदिरों में जाकर या मस्जिदों में जाकर ऐसे नमाज पढ़ लिया या पूजा कर लिया, ऐसा नहीं है। बट हाँ, उनके नेता करते जरूर हैं क्योंकि वो उनका कल्चर है, वो उनका रिलीजन है। जैसे पकड़ लो, मैं माना, मैं हिंदू हूँ, अब मैं अपने घर पे डेफिनेटली पूजा तो करूंगा ही ना। ठीक वैसे ही जो मुख्यमंत्री हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो अगर जो हिंदू हैं वो तो पूजा पाठ करेंगे, वो मंदिरों में जाएंगे। जैसे अगर मैं एक आम आदमी होकर मंदिर में जा सकता हूँ तो वो नेता भी मंदिर में जा सकते, उसको अधिकार है। वैसे मुसलमान नेता को भी अधिकार है कि वो नमाज पढ़े। ठीक है, तो ये तो वो करते रहते हैं। पर जो तरीके का ढोंग और एक्टिंग जो कुछ नेता, कुछ ऑपोजिशन के लीडर्स करते रहते हैं ना, कि हम लोग दिखा, देखो कितने मुसलमान को प्यार करते हैं, कितने मुस्लिम तुष्टिकरण करते हैं, तो ये चीजें जो हैं, ये चीजें बहुत डेंजरस साबित हो रही है उनके लिए। क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि पकड़ लीजिए, मैं अगर हिंदू हूँ तो मुझे कुछ नहीं पता कि नमाज क्या है, मुझे कुछ नहीं पता कि क्रिश्चियनिटी में उनके रिचुअल्स क्या क्या है। तो अगर मैं वहां पे जाकर उनके साथ वो सब करूं जो वो लोग करते हैं, तो ये इनडायरेक्टली उन्हीं के भगवान का, यानी कि उन्हीं के जो, जिन्हें वो मानते हैं भगवान, उन्हीं का इंसल्ट होगा। अगर पकड़ लीजिए मैं नमाज पढ़ना स्टार्ट कर दूँ तो ये अल्लाह का इंसल्ट होगा, क्योंकि मुझे नमाज पढ़ना नहीं आता, मुझे नमाज का मतलब भी नहीं पता। अब अगर मुझे नमाज का मतलब ही नहीं पता और अगर मैं नमाज पढ़ना शुरू कर दूं लोगों को बस दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, तो क्या वो मैं अल्लाह से प्यार करता हूँ? नहीं, एक दिखावा कर रहा हूँ। तो यही चीज कुछ पॉलिटिकल लीडर्स करते हैं। उन्हें पता नहीं नमाज क्या है, उन्हें पता नहीं नमाज का मतलब क्या है, उन्हें पता नहीं कैसे करना है, फिर भी वो जाकर बैठ जाते हैं और लोगों को ये दिखाते हैं कि देखो, मैं आपका कल्चर फॉलो कर रहा हूँ और आपके कल्चर को रेस्पेक्ट करता हूँ। देखिए, कल्चर जो होता है ना, वो सबका अपना अपना होता है। हम सबको अपने कल्चर से बहुत प्यार है। पर जैसे पकड़ लीजिए, मैं हिंदू हूँ, मुझे अपने हिंदू होने पे गर्व है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी मुसलमान को गाली दे दूंगा या फिर मैं ये कहूंगा कि मुसलमान बुरे होते हैं, ऐसा नहीं है। मेरा जो भरोसा है, मेरा जो विश्वास है, वो मैं मानता हूँ, आपका विश्वास आप मानो। अगर पकड़ लो इन फ्यूचर मैं कोई नेता बन गया, एक आप एग्जाम्पल पकड़ लीजिए मैं नेता बन गया, मैं तो हिंदू हूं ना, तो अगर मैं नेता हूं तो मैं डेफिनेटली नेतागिरी करने के बाद जो पूजा पाठ करूंगा, जो रिचुअल्स है वो मेरे हिंदू रिचुअल्स ही होंगे। अब वहां पर मैं क्राइस्ट की पूजा या नमाज तो नहीं पढ़ सकता, क्योंकि मैं तो मुसलमान नहीं हूँ, मैं क्रिश्चियन भी नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ। वहीं पे अगर कोई ऐसा नेता है जो मुसलमान है, वो पूजा पाठ उसे नहीं आता, वो कैसे करेगा? वो नमाज ही पढ़ेगा। तो इसे बुरा मानने की बात है नहीं। पर अगर मैं हिंदू हूँ और मुझे ये दिखाना है कि मैं मुसलमानों का रेस्पेक्ट करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ, तो उसके लिए मुझे नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। नमाज उनका है, वो हमारा नहीं है। हाँ, वो नमाज पढ़ रहे हैं, उनके लिए आप सुरक्षा दीजिए, प्रोटेक्शन दीजिए, उनको आप रिकॉग्नाइज कीजिए कि हाँ, वो जो कर रहे हैं अच्छी बात है, सही बात है, वो कहता है रेस्पेक्ट। जैसे पकड़ लीजिए मैं अपनी पूजा पाठ घर पे करता हूँ, ठीक वैसे ही कोई मुसलमान नमाज पढ़ता है, तो उसे देख के हमें हंसी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए, कहना चाहिए हाँ भाई चलो,
तुम अपने भगवान को या फिर अपने ईश्वर को जिस तरीके से बुलाते हो वो तुम्हारी मर्जी है, मैं अपने तरीके से अपने ईश्वर को बुलाता हूँ। ईश्वर सब एक है, बस उन्हें बुलाने का तरीका अलग अलग है। तो आपके बुलाने के तरीकों को भी मैं ह्यूमिलेट नहीं करूंगा, अपने बुलाने के तरीके को मैं ह्यूमिलेट नहीं करूंगा। तो ये कहते हैं रेस्पेक्ट। किसी और के रिलीजन, किसी और के कल्चर को रेस्पेक्ट करना ही मेन चीज है। सिर्फ जाकर शो ऑफ कर देना नमाज पढ़ के या मिडनाइट मास अटेंड करके कि हाँ चलो यार मैंने आपके साथ ये सब कर लिया जो आप लोग करते हो, तो इसका मतलब मैंने रेस्पेक्ट किया, ऐसा नहीं है। ये डेंजरस है, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है जो कि उन लोगों को भी इफेक्ट करता है जो लोग उनके रिलीजन से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कॉन्शियस मुसलमान या क्रिश्चियन है और वो देख रहा है कि कोई नेता जो कि हिंदू है वो आके नमाज पढ़ रहा है या फिर आके मिडनाइट मास में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो नाटक कर रहा है, वो बस वोट पाने के लिए कर रहा है और वो हमें एक वोट बैंक की तरह देखता है। उसके दिमाग में ये बात आएगी, और जब उसके दिमाग में ये बात आएगी, अगर वो कॉन्शियस और पढ़ा लिखा होगा, वो कभी उसे वोट डालेगा ही नहीं। अब आपको लगता है कि बीजेपी हिंदुत्व पार्टी से मुसलमान वोट नहीं दे सकते, पर देते हैं भाई। मुसलमान बीजेपी को वोट देते हैं, क्यों ना दें? क्योंकि उन्हें पता है, जो एडुकेटेड उनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। उन्हें पता है कौन ढोंग करता है और कौन सही में काम करता है। आप बोलते हो कांग्रेस मुसलमानों का तुष्टीकरण करती और मुसलमान कांग्रेस का वोट बैंक है। डेफिनेटली ये बात सही है, पर आप मुझे बताओ कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए किया क्या है इन द पास्ट 70 ईयर्स? कुछ नहीं। अगर आप सच्चर रिपोर्ट, आप चाहो तो नेट पे टाइप करना सच्चर रिपोर्ट, जो सच्चर रिपोर्ट जो है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, अगर वो रिपोर्ट आप ध्यान से पढ़ोगे आपको लगेगा कि इंडिया में अगर आप रिलीजियन वाइज देखें, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, इनमें से सबसे ज्यादा इलिटरेसी यानी कि अशिक्षित लोग मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। अब इसका रीजन क्या है? अगर सच में ये पार्टियां मुसलमानों को सपोर्ट करती और मुसलमानों का तुष्टीकरण करती, तो ये मुसलमानों को एडुकेशन में, एकेडमिक्स में आगे लाती, जो कि ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देखोगे, ये बात मैं किसी रिलीजन को हर्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं सच फैक्ट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में जाओ और देखो वहां क्या लिखा हुआ है। ज्यादातर कह सकते हैं जो रिलीजन वाइज अगर देखा जाए, तो जो अशिक्षित संख्या है वो मुसलमानों में ज्यादा है। अब इसका दोष किसका है? इसका दोष सरकार का है। किसका है? कांग्रेस का है। क्योंकि अगर आप देखो बीजेपी के कार्यकाल में मुसलमानों को भी लेकिन इक्वल राइट्स मिला है, उनको भी इक्वल स्टेटस मिला है, उनको भी सच में डेवलपमेंट मिली है, उनको भी वो सारी सहूलियत मिलती है जो हिंदू को मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी कम्युनल राजनीति करती है। हाँ, कुछ नेता हैं जो उन्हें पता है कि किस तरीके से उस पर्टिकुलर सेक्शन का वोट लिया जाए, क्योंकि पर्टिकुलर, देखिए, उग्र लोग हर जगह होते हैं। कुछ पर्टिकुलर हिंदू भी हैं जो थोड़ा उग्र हैं, तो वो हमेशा मुसलमानों को सहन नहीं कर पाते। कुछ कुछ लोग हैं, जैसे कुछ मुसलमान भी हैं जो हिंदुओं को सहन नहीं कर पाते, कुछ हिंदू है मुसलमानों को सहन नहीं कर पाते। दोनों दोनों ही जगह पे है, आप देख सकते हो ना। अगर ऐसा नहीं होता दंगे, तो दंगे नहीं होते। कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो हिंदुओं को सपोर्ट नहीं करते, कुछ ऐसे हिंदू भी हैं जो मुसलमानों को भी सपोर्ट या पसंद नहीं करते, और इसीलिए दंगे होते हैं। पर ज्यादातर केसेस में लोगों को ना हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन ये नहीं देखना, उन्हें देखना है उनका पेट में खाना है या नहीं, उनके सर पे छत है या नहीं, उनके पास नौकरी और रोजगार है या नहीं। लोगों को बस यही चाहिए। अगर लोगों को रोजगार मिलता है, उनके पास सारी सहूलियत है, वो इन सब चीजों में जाएंगे ही नहीं। अब शाहरुख खान को देख लो, सलमान खान को देख लो, आमिर खान को देख लो, ये लोग कितना ये सब लेके पड़े रहते, नहीं पड़े रहते ना। वो कौन पड़े रहते हैं उन सब चीजों को लेकर? वो लोग जिनके पास करने का कुछ है ही नहीं। अगर आपके पास करने को कुछ है ही नहीं, तो आपका दिमाग अजीब और गरीब चीजें सोचने लगेगा। और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली आप उग्र हो ही जाओगे, या फिर आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके इंस्पायर्ड हो ही जाओगे। तो बीजेपी कुछ नेता जो है उन कुछ लोगों को वोट लेने के लिए कुछ ऐसे कमेंट्स करती जरूर है, पर अगर आप काम को देखोगे, आप बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करने को देखोगे, वहां पे आप देखो कि वहां पे कोई डिविजन नहीं किया जाता। जिस हिंदुओं को ही दिया जाएगा ऐसा नहीं है, सबको मिलता है। हिंदू को मिलता है, मुसलमान को मिलता है, एवरीबडी गेट देयर शेयर। सबको सब कुछ मिलता है, ऐसा नहीं किसी को सिर्फ वंचित कर दिया जाता है। तो इसीलिए इसी कारण से बीजेपी को मुसलमानों का वोट भी मिलता है, जो कांग्रेस के लिए एक और बड़ा खतरा बनता जा रहा है। एक और बात जो मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि बीजेपी दरअसल, जब कोई, जैसे एमपी, मध्य प्रदेश में बीजेपी करीब 18 साल से ऊपर हो गया, अभी भी वहीं पे है, तो उन्होंने उसे होल्ड किया हुआ है। पर राजस्थान में कांग्रेस आई और फिर 5 साल बाद कांग्रेस गई, यानी कि कांग्रेस ने राजस्थान को होल्ड ही नहीं किया। अब ऐसा क्यों है कि कांग्रेस पार्टी कोई स्टेट को होल्ड नहीं कर पाती? इसका बेसिक सा सिंपल रीजन ये है कि जब कांग्रेस पार्टी आती है तो वो वादे बहुत बड़े बड़े करते हैं, और अगर जब वो आ जाती है तब प्रॉब्लम शुरू होती है। क्यों? कांग्रेस के अंदर एक लड़ाई चलती रहती है। दूसरी बात, इनकी जो लीडरशिप है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है। कांग्रेस के पास कोई एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी नहीं है। कांग्रेस के पास ऐसा कोई दृष्टिकोण नहीं है कि किस दिशा में वो अपने राज्य को या देश को आगे लेके जाए। कांग्रेस का मूल मतलब ये कि हम कैसे कुर्सी पे बैठ जाएं और कैसे सत्ता में आ जाएं।
उनका ये एम है ही नहीं, उनके पास ये दिमाग ही नहीं है कि किस तरीके से हमें स्टेट को आगे ले जाना है, क्या करना है, अगर हम नेता बने तो हमें क्या करना चाहिए, देश को कैसे आगे ले जाना है, इन सब चीजों के बारे में वो सोचते ही नहीं। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ये नहीं सोचते हैं और इसीलिए ये हारते भी हैं। और दूसरी बात, जहां पे भी कांग्रेस की सरकार आती है ना, वहां पे वो लोग एक पर्टिकुलर सेक्शन को बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं आप नेगेटिवली मोटिव सपोर्ट करते हैं, पॉजिटिवली नहीं, नेगेटिवली। अगर आप कहते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों को सपोर्ट करती है तो डेफिनेटली वो कैसे सपोर्ट करती, उनमें एडुकेशन बढ़ा के, उन्हें अच्छी शिक्षा देकर, उन्हें अच्छी फैसिलिटीज देकर। पर ऐसा नहीं है, वो बस उन्हीं कुछ रेडिकलाइज्ड जो लोग हैं, मतलब इस्लाम में कुछ रेडिकलाइज्ड लोग हैं जो कि बस तलवारों लेके निकल पड़ते हैं, बंदूक लेके निकल पड़ते हैं, तो उन लोगों को वो सपोर्ट करती है और वो लोग फिर क्राइम करते हैं एज अ क्रिमिनल। और जब वो लोग क्राइम करते हैं तब एक धर्म का एंगल देखा जाता है कि किसने क्राइम किया है और कौन विक्टिम है। अगर विक्टिम हिंदू है तो चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके बारे में मत बोलो। अगर विक्टिम मुसलमान है तो उसके बारे में जोर से ब्रॉडकास्ट करो। अगर जो क्राइम करने वाला हिंदू है तो ब्रॉडकास्ट करो, क्राइम करने वाला मुसलमान है तो चुप हो जाओ। तो ये जो चीज है ये भी लोगों को खटकती है और इसीलिए कांग्रेस हारती भी है। राजस्थान में एक केस हुआ था जिसमें एक आदमी को बाजार में गला काट दिया गया था। कांग्रेस ने क्या किया? कुछ नहीं कर सका कांग्रेस। तो इसका एक गुस्सा तो है ही। उसके बाद राजस्थान में एक मंदिर भी तोड़ा गया, उसका भी एक गुस्सा कांग्रेस के ऊपर है। ऊपर से कांग्रेस ने जो वादे किए वो निभाए नहीं, इसका भी एक रीजन है। और एक और बड़ा फैक्टर ये है कि नरेंद्र मोदी इंडिया का मानो या मानो सबसे बड़ा लीडर है। मैं आई थिंक पर्सनली उनका सपोर्टर हूँ नहीं, बट फिर भी आप मैं कह सकता हूँ, मैं बीजेपी का भी सपोर्टर नहीं हूँ, पर मैं ये कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी जो है वो दुनिया का एक वर्ल्ड लीडर है। जब वो खड़ा होगा उसके सामने इंडिया में क्या वर्ल्ड में कई बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स शायद इलेक्शन ना लड़े। तो जब ही उन्होंने एक मोदी गारंटी वाला शब्द है, बीजेपी के बाद एक ऐसी चीज है, उनकी एक मशीनरी बहुत अच्छी है कि वो लोग अच्छे अच्छे कीवर्ड्स हिट करते हैं जो कि इंसानों के दिमाग को छू जाए। जैसे मोदी गारंटी, ये मोदी गारंटी वाला जो वर्ड है ये बहुत बड़ा कारगर साबित हुआ है इस इलेक्शंस में, जिसकी वजह से लोगों को भरोसा हुआ है। और बीजेपी जो है बहुत माहिर है लोगों का भरोसा जीतने में, जो कि कांग्रेस नहीं कर पाती। कांग्रेस की एक नेगेटिव छवि बन चुकी है इंडिया में, कांग्रेस और बाकी रीजनल पार्टीज की भी बन चुकी है, पर बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके ऊपर आज भी लोगों का भरोसा टूटा नहीं है, भरोसा कायम है। इसका रीजन है, रीजन नंबर 1, हमारी फॉरेन पॉलिसी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रांग है कि कोई भी देश को हम लोग आंख उठा के बात कर सकते हैं। दूसरा, नेशनल सिक्योरिटी। तीसरा, हमारा जो ऑफेंसिव अप्रोच है इस वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। चौथा, इंडिया में जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो रही है, मानो या ना मानो, बीजेपी के अंडर में इंडिया में जो रोड्स का जो रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स है वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहा है। आप कह सकते हैं बहुत दिनों अभी कुछ दिनों बाद हम लोग यूएसए को बीट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ हाईवे मैन्युफैक्चर्स। ओके, इसके साथ साथ बीजेपी ने पीएचडी के स्टाइपेंड्स को भी अच्छी इंक्रीमेंट दी है। डिजिटल इंडिया नाम का जो एक पुश बीजेपी ने दिया है, इससे काफी लोगों को फायदा मिल रहा है और मिला भी है। आज घर घर में इंटरनेट है, इसका कारण बीजेपी ही है। बीजेपी ने कई गरीबों को घर बना के दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश में कई गरीबों को जिनके पास घर नहीं है उनको घर बना के दिया। वो नहीं देखा कि कौन मुसलमान है कौन हिंदू है, लोगों को दिया, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, दोनों को ही घर मिला। इतना ही नहीं, जहां टॉयलेट नहीं थे वहां टॉयलेट बना के भी दी। तो जिस रेट से गरीबों को घर मिला, जिस रेट से टॉयलेट बनाई गई कांग्रेस के अंडर में, उससे कई ज्यादा रेट से, कई ज्यादा तेजी से बीजेपी ने घर और टॉयलेट बना के दी है। एज फॉर एग्जाम्पल पकड़ लीजिए, मैं और मेरा एक ऑपोजिशन है, मैं हर साल गरीबों के लिए 5-5 घर बना रहा हूँ, यानी कि 5 गरीबों को घर दे रहा हूँ हर साल, जो कि बहुत स्लो प्रोसेस है। वहीं पे मेरा जो ऑपोजिशन है, अगर जब वो सत्ता पे आया, पॉलिटिक्स में आया, उसने हर साल 20-20 गरीबों को घर देना शुरू कर दिया। तो इससे क्या होता है, इससे जो रेट ऑफ डेवलपमेंट यानी कि रेट ऑफ पॉवर्टी को कमाना है, वो जिस रेट से, जिस तेजी से वो आगे बढ़े हैं, वो कांग्रेस नहीं कर पाई। कांग्रेस के अंडर में जितने टॉयलेट्स कंस्ट्रक्शन होने चाहिए थे, जितने घर कंस्ट्रक्शन होने चाहिए थे गरीबों के लिए, उतना नहीं हुआ। पर बीजेपी ने उससे कई ज्यादा रेट से, कई ज्यादा तेजी से इस काम को किया है, जिसकी वजह से लोगों को इसका फायदा मिला है। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल के भी कुछ ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे बीजेपी की वजह से उन्हें गरीबों को घर मिला है। तो इन्होंने काम करके दिखाया है, ये एक फैक्टर है। एक और बड़ी बात है कि बीजेपी के पास एक क्लियर कट आइडियोलॉजी है कि वो किस आइडियोलॉजी के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर आप देखो इंडिया अलायंस जो बना हुआ है हर एक पार्टी का, समझ ही में नहीं आ रहा है यार कि कौन चेहरा बनेगा। दूसरी बात यह है कि यार मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि एट द एंड ऑफ द डे इस पार्टी की आइडियोलॉजी है क्या। देखो, अगर आप चुनाव लड़ते हो, आपकी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी होती है, एक पर्टिकुलर विचारधारा होता है कि आप इस विचारधारा के ऊपर चुनाव लड़ोगे।
ताकि आप एक पर्टिकुलर सेक्शन का वोट ले सको। बीजेपी के पास एक क्लियर कट आइडिया है, वो है हिंदुत्व। हिंदुत्व क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि मुसलमानों को मार दो, क्रिश्चियंस को मार दो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हिंदुत्व का मतलब ये है कि हम सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे। अब रक्षा कैसे करेंगे? देखिए, हिंदू के जो लोग हैं यानी कि जो हिंदू लोग हैं वो धीरे धीरे अपने कल्चर को छोड़ रहे हैं। उनके अंदर एक जागरूकता फैलाना अपने कल्चर को लेकर कि आपका कल्चर है क्या। दूसरा, जो हिंदू होते हैं उनके जो मंदिर हैं, उन मंदिरों का निर्माण करना, कंस्ट्रक्शन करवाना, अच्छे से मंदिरों को कंस्ट्रक्ट करवाना, और साथ ही साथ हिंदू त्योहारों के बड़े जोर शोर से एक फेस्टिवल बना देना। अपने इंडिया का जो भारत का कल्चर है उसको देश विदेश में प्रमोट करना। उसके साथ सनातन धर्म की का सम्मान करना, जो कि आप कह सकते हो कि जब कांग्रेस थी 2004 से लेकर 14 तक, ऐसे कई कांग्रेस के नेता थे जो ओपनली सनातन धर्म के ऊपर भद्दे भद्दे रिमार्क्स करते थे। वो यहाँ तक ये भी कह चुके थे कि इस देश में जो संसाधन है यानी कि जो रिसोर्सेस हैं उस पे पहला हक मुसलमानों का है। तो ये जब आप कहते हो ना, आप यहाँ पे डायरेक्टली सेक्युलरिज्म को अटैक करते हो, क्योंकि आप एक तरफ कहते हो सेक्युलरिज्म है जहाँ पे हर एक धर्म इक्वल है, वहीं पे आप ये बात कह देते हो कि इस देश में पहला रिसोर्सेस का अधिकार मुसलमानों का है। तो ये जो बात आप कहते हो ये भी लोगों को खटकती है कि ये आपने क्या कह दिया। इसका मतलब सीधा है यार, आप मुसलमानों को दोगे तो कुछ भी नहीं, बस बड़ बड़ करके बोल रहे हो और ताकि मुसलमान आपको वोट दे दे आपके बातों में आकर, पर आप करोगे कुछ नहीं। अगर आप करते तो आज मुसलमान इस जगह पे नहीं होता, अगर आप करते तो आज मुसलमान भी इस देश में बराबर का हिस्सेदार होता इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। आज इस देश में मुसलमान भी सबसे ज्यादा शिक्षित होते, पर ऐसा नहीं है। आपकी वजह से आपने मुसलमानों को पढ़ाई करने ही नहीं दी, आपने मुसलमानों को शिक्षा लेने ही नहीं दी, आपने मुसलमानों को इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली डेवलप होने ही नहीं दिया। ये आपकी गलती है, कांग्रेस की गलती है। पर फिर भी आप ये सब बातें कह के उनकी वोट ले लेते हो और करते कुछ भी हो नहीं टेक्निकली। तो ये एक क्लियर कट आप देख पा रहे हो कि ये जो बयानबाजियां होती है सनातन धर्म को अपमान करना, या ये कह देना कि राम तो कभी था ही नहीं, ये कह देना कि राम एक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर है, राम वास्तव में था ही नहीं कभी जिंदगी में, तो ये जो बातें आप कहते रहते हो ना, इससे इस देश में 100 करोड़ लोगों की भावनाएं आहत होती है। इंडिया में 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, इंडिया का मेन कल्चर ही है हिंदू कल्चर। अब कहोगे यार मैं थोड़ा कम्युनल हो रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है। अगर आप देखो भारत का मूल सिद्धांत क्या है, सत्यमेव जयते। ये सत्यमेव जयते किसका कल्चर है? अरब का कल्चर है? रोम का कल्चर है? नहीं, सत्यमेव जयते हमारा भारत की परंपरा है कि जो सच है विजय हमेशा उसी की होती है। और भगवत गीता में कृष्ण ने यही कहा है कि धर्म की विजय होती है और अधर्म का विनाश होता है। और जो कि धर्म यानी कि अर्जुन सत्य के साथ हैं, इसलिए सत्यमेव जयते वहां हुआ है। तो ये हमारा कल्चर है कि सत्य की जीत होती है और असत्य का हार होती है। और ये सत्यमेव जयते हमारा मेन मोटो है। वसुदेव कुटुंबकम मतलब क्या है? द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, पूरी दुनिया ही हमारा एक परिवार है। ये सब हिंदू कल्चर है, ये सब हिंदू यानी कि आप कह सकते हैं भारत का कल्चर है। क्योंकि हिंदू कहाँ से आया है? हिंदू कौन है? हिंदू भारत के लोग हैं। हिंदू का मेन रूट भारत है। भारत की जो परंपरा है, भारत के जो रीति रिवाज है, वही तो हिंदू रीति रिवाज है ना। तो ये हमारा ही कल्चर है। भारत का मूल कल्चर हिंदुत्व ही है। और हिंदुत्व ही हमें ये सिखाता है कि हमें सभी लोगों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ताकि वो किसी भी धर्म का हो। हिंदुत्व ये नहीं सिखाता कि यार आप हिंदू हो तो जाओ तलवार लो और मुसलमानों को मार दो, ऐसा नहीं है। हिंदुत्व हमें टॉलरेंस सिखाता है। हिंदुत्व हमें ये सिखाता है कि हम लोग अगर हमारी पूजा पाठ हम कर रहे हैं तो वो जो सामने वाला कोई और तरीके से कर रहा है, अल्लाह को बुला रहा है, कोई जीसस क्राइस्ट को बुला रहा है, तो वो उसे भी हमें करने देना चाहिए, हमें उसे नहीं रोकना चाहिए जब तक कि वो आपको कोई प्रॉब्लम ना करे। आई मीन अगर पकड़ लीजिए आप पूजा करने गए और अगर कोई मुसलमान के कहे कि आपको हम पूजा नहीं करने देंगे, हम यहाँ नमाज पढ़ेंगे, तब वो गलत है। तब आपको विरोध करना चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता भैया, ये हमारी जगह है, हम यहाँ पूजा करेंगे, आपको नमाज पढ़ना आप अपने घर पे पढ़ो, आप अपने मस्जिद में जाके पढ़ो, आप अपने जगह पे जाके पढ़ो, हमें अपनी जगह पे अपनी पूजा करने दो। ये चीज सही है। पर ये ऐसा गलत है कि यार कोई नमाज पढ़ा उसको वहां से उठा दो, ये मस्जिद को जाके तोड़ दो, ये गलत चीज है, ये सही चीज है नहीं। ये इसका समर्थन मैं बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि ये हिंदुत्व नहीं सिखाता। सालों से हिंदू धर्म यही सिखाता है कि सबको एज अ ब्रदर एक्सेप्ट करो। हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि मुस्लिम ब्रदरहुड या यूरोपियन ब्रदरहुड, हमारे यहाँ है द होल वर्ल्ड, यानी कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। तो जब हम ये कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली, ये हमें इस चीज से जोड़ता है कि हम सबको अपना मानते हैं, सबको अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। ये हमारा कल्चर है। तो इसी कल्चर को सम्मान देना ही बीजेपी की एक मेन आइडियोलॉजी है, जो कि बाकी की पार्टीज कर नहीं पाती।
और करती नहीं है इंटेंशनली। और ये दरअसल सुधरेंगे नहीं। क्यों नहीं सुधरेंगे? उनको पता है कि ये और धीरे और गिरते जाएंगे, पर ये फिर भी नहीं सुधरेंगे। दूसरी बात, बीजेपी डेवलपमेंट करी जो कांग्रेस उस तरीके से कर ही नहीं पाई, तो बीजेपी को लोग वोट देंगे ही। और बीजेपी के पास टैलेंट का एक पुल है। आई मीन बीजेपी के नेता इतने टैलेंटेड हैं। अगर आप देखो, बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इंडिया की नहीं, पूरी दुनिया की। बीजेपी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा पैसे वाली पॉलिटिकल पार्टी है, सबसे ज्यादा टैलेंट इनके पास है, सबसे ज्यादा युवा नेता इनके पास है, सबसे ज्यादा एडुकेटेड लीडर्स इनके पास है, जिसकी वजह से बीजेपी चुनाव जीतती है। और इतना ही नहीं, बीजेपी के बाद एक प्रॉपर मशीनरी है। बीजेपी के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा जो पूरी तरीके से सरकार पे फोकस करता है, सरकार संभालता है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स संभालता है, और एक हिस्सा है जो इंडिया में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को संभालता है कि इंडिया में हमें कैसे कैसे राज्यों में चुनाव जीतने हैं। वैसे हर बार नहीं जीत पाती, कुछ जगह हार भी जाती है, पर फिर भी हारने की जो संख्या है वो बहुत कम होती है। बीजेपी ज्यादातर चुनाव जीतती है, बहुत कम ही चुनाव हारती है। कांग्रेस उल्टा है, ज्यादातर चुनाव हारती है, बहुत कम चुनाव जीतती है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि यहाँ इनके जो नेता है वो बड़े ही अनुशासित हैं, बड़े ही फोकस्ड हैं। जैसे कि मैंने कहा था, अगर आप अनुशासन रखोगे, डिसिप्लिन रखोगे, तो आप कुछ भी पा सकते हो, ठीक। वैसे ही बीजेपी बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रखती है। ये कभी भी कुछ भी आके नहीं बोलती मार्केट के सामने या मीडिया के सामने। ये बहुत, और सबसे बड़ी बात है, बीजेपी का एक बहुत बड़ा नेता है नरेंद्र मोदी। अब उसके बाद कौन आएगा? योगी आदित्यनाथ है, उसके बाद अमित शाह है, उसके बाद लाइन लगी हुई टैलेंट की। इनके पास टैलेंट की कमी नहीं है। तो अब मुझे यहाँ से मैं ये प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ कि अब तक, अब से लेके कम से कम अगले 20 साल तक बीजेपी इंडिया की सेंट्रल पॉलिटिक्स में रहने ही वाली है, क्योंकि इनके पास ऑपोजिशन है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है ऑपोजिशन का ना होना। यहाँ पे इंडिया में जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, इनके पास कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जिसकी फैन फॉलोइंग पूरे इंडिया में हो। ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर है बंगाल की, उनकी फैन फॉलोइंग वेस्ट बंगाल में है। बंगाल के लोग उनको वोट जरूर देंगे, पर यूपी के लोग उनको वोट नहीं देंगे। वैसे ही अखिलेश यादव की फैन फॉलोइंग पूरे यूपी में तो है नहीं, बस थोड़ी सी जगह में है, आप कह सकते हो। हर एक इंडिया अलायंस के जितने भी नेता हैं, उनके पास ज्यादा कुछ फैन फॉलोइंग है नहीं। ये सारी रीजनल पार्टीज की एक समूह है। और इंडिया के लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर हम एक ऐसे पार्टी को जिता दें तो क्या होगा, बीच में एक प्रधानमंत्री कौन होगा इसको लेकर लड़ाई शुरू हो जाएगी। वो बोलेगा मैं होऊंगा, वो बोलेगा वो होगा। तो इससे क्या होगा, एट द एंड ऑफ द डे प्रधानमंत्री बनेगा, फिर टूट जाएगा, फिर सरकारें गिर जाएंगी, फिर चुनाव होंगे तो सरकार गिरेंगी, फिर चुनाव होंगे, फिर गिरेगी, फिर चुनाव होंगे। ये सरकार गिरने के झमेले से हमारे देश को नुकसान पहुंचता है, देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट को नुकसान पहुंचता है, देश की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचता है। और बीजेपी अभी इस वक्त एक ऐसी पार्टी है जो कि फुल मेजोरिटी में आ सकती है, लोग उसी को वोट देंगे। पश्चिम बंगाल में जब विधानसभा चुनाव हुआ, वहां ममता बनर्जी ने क्यों जीत हासिल की? ममता बनर्जी ने बीजेपी को इतने बड़े मार्जिन से क्यों हराया? इसका रीजन बड़ा सिंपल था। रीजन ये था कि बंगाल में बीजेपी के पास ऐसा कोई फेस ही नहीं है जो ममता बनर्जी के अगेंस्ट खड़ा हो सके। क्योंकि हम लोग ये सर टीएमसी नहीं तो फिर कौन? अगर बंगाल में ममता बनर्जी सीएम नहीं है तो फिर कौन हो सकता है? ये जो कौन वाला फैक्टर है ना, इसको कभी ऑपोजिशन ने यहाँ आइडेंटिफाई किया ही नहीं, इसलिए बीजेपी यहाँ चुनाव हार गई। ठीक वही चीज सेंट्रल पॉलिटिक्स में भी है। सेंट्रल पॉलिटिक्स में अगर मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे तो फिर कौन होगा? अगर मोदी एज अ पीएम खड़े होते हैं, उसके अगेंस्ट कौन खड़ा है हमें नहीं पता, कोई भी हो सकता है, और शायद वो नाम भी ना डिक्लेयर करे। तो हम देखेंगे मोदी नहीं तो फिर कौन है उसकी जगह लेने वाला ऑपोजिशन पार्टी से, किसको हम वोट देता कि वो हमें वो भरोसा दिला सके जो मोदी दिलाता है। तो हमारे पास चॉइसेस की कमी है। हमारे पास एज अ पीएम इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अलावा कोई और दूसरा चॉइस है ही नहीं, क्योंकि कोई वैसा एलिजिबल है ही नहीं। हाँ, अगर इंडिया अलायंस अपना पीएम का फेस रिवील करके चुनाव लड़ती है, पकड़ लीजिए, अगर इंडिया अलायंस ये कह दे कि ममता बनर्जी हमारे प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं हमारी तरफ से, तब ये फाइट होगी नरेंद्र मोदी वर्सेस ममता बनर्जी। उस समय आप कह सकते हैं ममता बनर्जी के पास चांसेस होंगे, उस समय इंडिया अलायंस के पास चांसेस होंगे नरेंद्र मोदी को हराने का। बट बीजेपी बहुत खुश है कि इंडिया अलायंस अपना पीएम का चेहरा रिवील नहीं कर रही है कि कौन पीएम बनने वाला है। वो बिना चेहरे के ही पीएम का चुनाव लड़ेगी। सबको पता है कि ये इलेक्शन किस लिए है, लोकसभा का चुनाव है प्राइम मिनिस्टर चुनने के लिए। और अगर हमें यही नहीं पता कि ऑपोजिशन से प्राइम मिनिस्टर कौन हो सकता है मोदी के अगेंस्ट, हम कैसे उन्हें वोट दें? राइट? हमें पहले आप दिखाओ, चाहे ममता बनर्जी हो या अरविंद केजरीवाल हो, कोई भी हो, अगर कम से कम वो अगर ऐसे खड़े हो जाए कि मैं, या फिर अगर पार्टी के सहमति से कि प्राइम मिनिस्टर का चुनाव मैं लड़ूंगा, मैं पीएम का फेस हूं, मैं पीएम का पद का, और मैं पीएम मोदी का रिप्लेसमेंट बन सकता हूं, तो उस जगह पे कुछ बात बन सकती है। बट बिना चेहरे के आप लोकसभा इलेक्शन नहीं जीत सकते बीजेपी के अगेंस्ट, क्योंकि बीजेपी के पास मोदी ऑलरेडी वहां बैठा हुआ है। और एक कीवर्ड मोदी गारंटी,
ये भी एक मास्टर स्ट्रोक है। एक और चीज थी जो कि ऑपोजिशन पार्टी ने कही है कि इंडिया अलायंस यानी कि इंडिया का अलायंस है, ये नाम रखा है इंडिया। तो ये जो नाम है ये देश के युवा के साथ रेजोनेट तो करता, डेफिनेटली कर भी चुका था एक टाइम तक कि चलो यार ये इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस वर्सेस नरेंद्र मोदी, तो लोग इंडिया अलायंस का नाम सुन के इंडिया पे वोट डाल सकते थे। पर यहाँ पे मोदी या बीजेपी ने एक और पलटफेर कर दिया। जब भी इंडिया अलायंस डिक्लेयर हुआ तभी मोदी ने ये कहा कि इंडिया तो इंडिया है ही नहीं, इंडिया का असली नाम तो भारत है, हमारा देश का नाम है भारत। और तब से लेके आज तक आप कहो G20 में इंडिया की बजाय उन्होंने भारत लिखा, BHARAT। और इतना ही नहीं, आजकल ये लोग इंडिया इंडिया नहीं बोल रहे, लोग भारत भारत कर रहे हैं, भारत भारत भारत, क्योंकि इससे हम लोग ज्यादा रेजोनेट होते हैं। इंडिया शब्द से हम लोग रेजोनेट तो होते ही हैं, पर जब हम ये कहते हैं कि हम भारतीय हैं, हम भारतवर्ष के लोग हैं, तो इससे ज्यादा हमें एक वेटेज, एक ज्यादा हमें प्राइड का महसूस या फीलिंग आती है। इसीलिए मोदी ने या फिर बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, जिसे आप कहते हैं काउंटर स्ट्रोक, कि इसका नाम भारत से हम लोग उजागर करेंगे, इंडिया बोलेंगे ही नहीं, तो इससे लोगों को दिमाग में आएगा ही नहीं। अब इंडिया अलायंस को आराम से एक क्लोज रूम मीटिंग करनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हमें करना क्या है, हमारी आइडियोलॉजी क्या हो सकती है। क्योंकि अगर आप डीएमके को देखो साउथ में, वो एंटी हिंदू कमेंट्स करती रहती है। अगर आप कांग्रेस को देखो, ये अभी सॉफ्ट हिंदुत्व में चल रही है, तो एक जगह कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व, एक जगह डीएमके एंटी हिंदू, अखिलेश यादव एक जगह दूसरी ओर कुछ और कह रहा है। तो एक और बात, कांग्रेस ने ये जो भी इलेक्शन कांग्रेस ने लड़ा है ना इन 4 राज्यों में, यहाँ पे इन्होंने बाकी जो उनके इंडिया अलायंस के पार्टीज है उनका एक समर्थन भी नहीं लिया, उनसे पूछा तक नहीं। तो इसमें भी एक असामंजस्य की स्थिति तो पैदा हो ही रही है इनके अंदर, तो ये दिखाता है कि इनके अंदर यूनिटी है ही नहीं। तो इंडिया अलायंस को आराम से बैठ के एक मीटिंग करनी चाहिए, ये सोचना चाहिए कि क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप डिस्कस करके एक सहमति में आओ और पीएम का फेस रिवील कर दो कि आपके लिए प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार कौन है। अगर आपने पीएम का उम्मीदवार उजागर कर दिया तभी जाके आप लोकसभा के इलेक्शंस मोदी के अगेंस्ट जीत सकते हो, वरना नहीं। तो आई थिंक आपको पता चल गया कि बीजेपी क्यों इलेक्शन जीतती है, और इसके बारे में मैंने बहुत कुछ कहा है। और इसी वजह से आई थिंक थोड़ा वीडियो बहुत लंबा भी हो गया है, और आज का वीडियो आई थिंक मेरे चैनल का सबसे लंबा वीडियो है। और ये करना भी था क्योंकि ये जो बड़े बड़े इलेक्शंस हुए हैं इनमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम और भी कवरेज करेंगे इलेक्शंस के बारे में, और आपको बताएंगे कि क्यों बीजेपी ही अगले चुनाव जीतने जा रही है और क्या प्रॉब्लम्स हैं ऑपोजिशन के अंदर। इसके बारे में और आगे डिस्कस करेंगे अगले वीडियोस में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, और हाँ, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और मैं थोड़ा बिजी था इसलिए मैं आ नहीं पाया, बट मैं फिर से आ गया हूँ और मैं फिर से एक्टिव रहूंगा अपने इस चैनल पे, ओनली ऑन सवाल विद राज।